हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परदेवेश शॉल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स डाइकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous power. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Daiku's outsiders. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan, God, and had come to solve all their problems. तो क्या होता है कि 1895 में एक इंसान है, उस इंसान का नाम था क्या, एक आदमी था, उसका नाम था क्या, बिरसा। तो जो बिरसा था वो क्या फॉरेस्ट में रहते थे। कहाँ के फॉरेस्ट में? छोटा नागपुर के फॉरेस्ट में वो रहा करते थे। और छोटा नागपुर कहाँ है? ये झारखंड में है। और जो पीपल हैं, छोटे जो पीपल थे जो बिरसा के साथ रहते थे, वो लोग कहते थे कि जो बिरसा है इनके पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं, ये किसी भी बीमारी को क्या ठीक कर सकते हैं, और ये जो हमारा अनाज होता है इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी बढ़ा सकते हैं। और जो बिरसा है वो अपने आप को क्या कहते थे कि कोई मेरे पास जादू वादू नहीं है, भगवान ने मुझे लोगों की मदद करने के लिए क्या अपॉइंट करा है, और वो भी क्या फ्री। और खाली मदद करने के लिए नहीं, ये जो आउटसाइडर, जो डाइकूज मतलब कि जो आउटसाइडर होते हैं, जो उस जगह के नहीं होते। जैसे कि आप समझ लीजिए आप फॉरेस्ट में रहते हो और आपके पास कोई सिटी का आदमी चला जाए तो वो आपके लिए क्या डाइकूज यानी आउटसाइडर यानी बाहरी लोग हो गए। तो इन्हें क्या इन्हें हम लोग कहते हैं आउटसाइडर या फिर डाइकूज। तो उन्होंने कहा डाइकूज से सेव करने के लिए भी भगवान ने मुझे आपके पास मुझे भेजा है। और फिर 1000 साल मतलब कि 1000 सालों तक लोग क्या करते थे कि जो बिरसा है वो क्या बिलीव करते थे कि वो भगवान है, और वो यहाँ पर आए लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santals and Orans. All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihood were under threat, and their religion appeared to be endangered. What problem did Birsa set out to resolve? Who were the outsider being referred to as Daikus, and how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? Who did their lives change? These are some of the questions you will read about in this chapter. तो क्या कहा जाता है कि जो बिरसा है वो कैसी, जो मुंडास है उनकी फैमिली में बॉर्न हुआ है। मुंडास क्या है? मुंडास एक ट्राइबल ग्रुप जो छोटा नागपुर में रहता है, और जो इनके फॉलोअर्स हैं अदर ट्राइबल्स को मिला करके अलग ट्राइबल्स ऑफ द रीजन यानी कि दूसरे रीजन के ट्राइबल्स, उनको मिलाकर ये संथाल और ओरांस कहलाते हैं। और ये सब जितने भी हैं इन्होंने क्या बहुत सारी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करा है, किसके अंदर? ब्रिटिश रूल के अंदर। यानी कि जो संथाल्स और ओरांस है इन्होंने क्या ब्रिटिश रूल के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का भी क्या
को भी फेस करा है, और उनकी जो लाइफ है वो क्या अब डिसअपियरिंग यानी अपेयर ही नहीं हो पा रही, उनकी जो लाइफ है वो क्या ख़त्म ही हो रही, उनकी फैमिलियर वेस्ट मतलब कि जैसे वो पहले रहते थे वो बिल्कुल अब वैसे रह ही नहीं पा रहे, और जो उनका लाइवलीहुड है वो क्या वो बहुत बड़े क्या खतरे में है, थ्रेट में मतलब खतरे में है। अब लाइवलीहुड यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं ये कहाँ जंगलों में रहते हैं यानी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट मतलब कि बहुत सारे ट्रीज, और ये जो इनका लाइवलीहुड है वो कहाँ ट्रीज के पास होगा, तो इनका लाइवलीहुड खतरे में यानी कि जो ट्रीज हैं वो खतरे में होंगे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या जो फॉरेस्ट है उन्हें ख़त्म कर रहे, फॉरेस्ट के जगह कुछ और बना रहे, तो इसकी वजह से जो ट्राइबल्स लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है वो थ्रेट के अंडर है, थ्रेट मतलब कि खतरे के अंदर है, और जो इनका रिलीजन है वो क्या वो डेंजर में आ रहा है, अपीयर्ड इन डेंजर, यानी कि उनका लाइवलीहुड उनका रहन सहन तो खतरे में है ही, और साथ ही साथ उनका रिलीजन भी क्या खतरे में है। तो इसमें फिर क्या एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बिरसा है वो यहाँ पर बिरसा कौन सी प्रॉब्लम्स रिसॉल्व करते थे लोगों की। फिर दूसरा हु वर द आउटसाइडर मतलब कि कौन आउटसाइडर था, किसे क्यों ये जो डाइकूज है वो किसके लिए रेफर हुआ है, ये रेफर हो रहा है, किसने हमें स्लेव बनाया, और कौन कौन से ट्राइबल्स यानी कि क्या क्या हुआ उनके साथ, उन ट्राइबल लोगों के साथ जो कि अंडर द ब्रिटिश काम करते थे, उनकी लाइफ्स कैसे चेंज हुई। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके हम लोग आंसर पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज। Last year, most tribes had customs and rituals that were very important, from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes. तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर। उसमें क्या था कि बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उनके क्या बहुत सारे कस्टम और बहुत सारे रिचुअल थे, कहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह में, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए थे। यानी रिचुअल्स मतलब कि उनके काफ़ी ज़्यादा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि उनके धर्म के जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे पूजा हो गई, ये सब क्या रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई या रिचुअल्स हो गए। तो ये रिचुअल्स क्या ट्राइबल सोसाइटीज़ के भी थे। यानी कि कहा जा रहा है कि हम लोगों ने पिछले साल लास्ट ईयर ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा, और बहुत सारी ट्राइब्स के पास क्या उनके कस्टम्स और रिचुअल्स भी थे, वो भी किसने बनाए थे, लिखे गए थे वो ब्राह्मण्स के द्वारा। और ये जो सोसाइटी है इनका कोई सोशल डिवीजन नहीं था, जहाँ वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटीज यानी कि जो ट्राइबल्स लोग थे इनमें ये कोई कैरेक्टरिस्टिक और ये कास्ट सोसाइटीज का ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। वो बस कहते थे ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा, तुम इधर आओगे तो दिक्कत होगी, नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बस। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. How this did not mean that there were no social and economic difference within. तो क्या कहा जा रहा है कि जो लोग हैं जो कि मतलब कि जैसे एक ट्राइब है उसका नाम है संथाल, तो उस संथाल का जो दूसरा आदमी है वो भी एक आदमी जो कि संथाल में, तो वो क्या अपनी जो वो शेयर करेगा, जो उसकी कॉमन टाइज हो गया और जो किनशिप हो गया वो क्या आपस में क्या शेयर करेगा। तो इसके क्या मतलब चलता है कि यहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस है वो ट्राइब्स के बीच में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पार्ट था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी स्टोरी है, इसके कुछ पार्ट है। तो उसका पहला जो पार्ट है वो है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। बाय द 19th century, tribal people in different parts
of India were involved in a variety of activities। तो क्या कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल पीपल थे डिफरेंट पार्ट्स के, यानी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के, वो इन्वॉल्व हुए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो क्या इन्वॉल्व हुए। तो उनमें से सबसे पहला हमारा इस स्टोरी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सम वर झूम कल्टीवेटर्स। Some of them practice jhum cultivation, that is shifting cultivation. This was done on small patches of land, mostly in forests. The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burned the vegetation on the land to clear it for cultivation. They sprayed the ash from the firing, which contained potash, to fertile the soil. They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years। तो क्या कहा जाता है कि ये जो झूम कल्टीवेटर्स हैं इनको हम लोग क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। यानी कि जो झूम कल्टीवेशन है, यानी झूम कल्टीवेटर्स क्या करते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अगर पूछ लिया जाए MCQ में टेस्ट में कि झूम कल्टीवेशन को हम लोग और कौन सा नाम दे सकते, तो उसका आंसर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको क्या स्मॉल एक छोटे से जो लैंड होती है उसका क्या एक छोटे से भाग में करा जाता है, और ज़्यादातर इसे कहाँ फॉरेस्ट जंगलों में करा जाता है। तो ये जो झूम कल्टीवेटर्स होते हैं तो ये जो ट्री के टॉप्स नहीं होता, ट्री टॉप्स, उसे काट देते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो क्या ग्राउंड पे आती है, और ग्राउंड पर जब आती है तो जितनी भी वेजिटेशन, घास फूस, पेड़ पौधे लगे रहते हैं ग्राउंड में, उन्हें क्या वो लोग जला देते हैं। और जब जला देते हैं, क्यों जला देते हैं, लैंड को क्लियर करने के लिए, वहाँ पे कल्टीवेशन भी तो करनी है। और उसके बाद जो जल जाता है सब सामान, उसके बाद जो राख बचती है तो वो राख में क्या बहुत सारे अच्छे अच्छे केमिकल्स, अच्छे फर्टिलाइज, मतलब कि अच्छे वो क्या कहते हैं मैन्योर्स होते हैं, बहुत अच्छे जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि पोटैश हो गया, और ये क्या करता है, ये सॉइल को क्या फर्टाइल कर देता है। तो वो लोग एक्स यानी कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं ट्री को काटने के लिए, और हो का यूज़ करते हैं जो सॉइल होता है इसको स्क्रैच करने में। तो ये एक्स और हो ये सब तो हम लोगों ने अपने साइंस के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया, क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमारे चैनल में भी उसकी वीडियो है। तो ये जो हो है इसका क्या इस्तेमाल करते थे, वो जो लैंड है उसको स्क्रैच करने को, और कह सकते हो प्लो करने के लिए। तो ये हो का इस्तेमाल ऐसे करते थे। और ये जो ब्रॉडकास्ट सीड, यानी कि सीड की ब्रॉडकास्ट करते थे, क्या करते थे कि ये दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। यानी कि ये स्कैटर्ड सीड्स को ज़मीन में फेंक देते थे, एक एक करके लगाते नहीं थे, ऐसे स्कैटर्ड फेंक देते थे। इसी को क्या ब्रॉडकास्ट भी कहते थे। इसे फेंक देते थे कहाँ पे, फील्ड में, और प्लो कर देते थे लैंड को, फिर जो सीड्स उन्हें सो कर देते थे। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, यानी कि जैसे ही क्रॉप रेडी हो जाती है वो तुरंत उसे काट लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं दूसरी फील्ड में क्या कल्टीवेशन करने के लिए। Shifting cultivators were found in the hilly and forest tracts of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. तो क्या कहा जाता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं वो कहाँ हिली और फॉरेस्ट ट्रैक में पाए जाते हैं। अब
फॉरेस्ट ट्रैक में क्यों? तो जैसा अभी हम लोग को बताया कि ये सब जो ये झूम कल्टीवेटर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को हम लोग क्या झूम कल्टीवेटर्स भी कह सकते हैं। और ये झूम कल्टीवेटर कहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं? ये जंगलों में करते हैं, पेड़ काट के वहां पे आग लगा करके। तो इसलिए क्या वो लोग कहाँ पर जंगलों में ही रहते हैं। और ये जो ट्राइबल है ये डिपेंड है फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के साथ ही, ये फॉरेस्ट के ऊपर ही ये डिपेंड है। इन्हीं में क्या वो यूज़ करते हैं फॉरेस्ट की लैंड, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को उगा सके। और इनकी यही एक प्रैक्टिस है जो ये करते हैं, किसमें, जो कि है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। या खाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके ही क्या जिंदा रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था झूम कल्टीवेटर्स, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।